नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जो है तो बहुत दिलचस्प, लेकिन साथ ही काफी जटिल भी है। हम बिना किसी पक्षपात के ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने जो गाय की कुर्बानी और गोश्त के बहिष्कार की हालिया अपील की है, आखिर उसके पीछे की वजहें क्या हैं? और सबसे अहम बात, इसका हमारे समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या अप्रत्याशित असर पड़ रहा है? जरा सोचिए, क्या होता है जब एक धार्मिक बहिष्कार सीधे तौर पर खेती किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से टकराता है? ये कोई आम सवाल नहीं है। ये राजनीतिक विचारधारा, धार्मिक बयानों और ग्रामीण इलाकों की कठोर आर्थिक सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा करता है। इस पूरी कहानी के तार असल में कहाँ से जुड़े हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए हम इसे इन 5 प्रमुख हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, गाय बहिष्कार का ऐलान। दूसरा, राष्ट्रीय पशु की मांग। तीसरा, इसके पीछे की हिंसा और मॉब लिंचिंग। चौथा, राजनीति और दोहरे मापदंड। और आखिर में बात करेंगे मवेशी व्यापार की असली आर्थिक सच्चाई पर। चलिए सीधा शुरू करते हैं। हमारा पहला बिंदु है गाय बहिष्कार की घोषणा, जहां मुसलमानों से गाय की कुर्बानी रोकने की अपील की गई है। अब देखिए हुआ क्या है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल और बंगाल की नाखुदा मस्जिद के इमाम मौलाना शफीक कासमी जैसे कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने अपने समुदाय से एक बहुत बड़ी अपील की है। उनका कहना है कि गाय की कुर्बानी करना और उसका गोश्त खाना हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। दिलचस्प बात यह है कि ये आंदोलन जो बंगाल के मौलवियों से शुरू हुआ था, अब आग की तरह पूरे देश में फैल रहा है और इसका असर बिल्कुल जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। इस ऐलान के बाद स्थानीय पशु बाजारों और मंडियों में अचानक से भारी सन्नाटा छा गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बिंदु की तरफ, राष्ट्रीय पशु की मांग और इस पर जमीयत उलेमाए हिंद का रणनीतिक और कानूनी रुख। इस रुख को समझने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का ये बयान सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है, गाय को मोर की तरह एक राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जो इसे बेचता है, जो खरीदता है और जो खाता है, सभी को बराबर सजा मिलनी चाहिए। अब अगर आप इस पे गौर करें तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक बहुत ही सदी हुई रणनीतिक मांग है। वो सीधा कह रहे हैं कि पूरे देश में एक समान कानून हो, जहां बिना किसी छूट के सबके लिए बिल्कुल एक जैसी सजा का प्रावधान हो। तीसरा पहलू है हिंसा और मॉब लिंचिंग, यानी वो घटनाएं जिन्होंने इस बहिष्कार को जन्म दिया। आखिर अचानक से इस बहिष्कार की जरूरत क्यों पड़ी? इस हिंसा के पूरे घटनाक्रम को समझना बहुत जरूरी है। साल 2014 के बाद से देश भर में गौरक्षक समूहों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। लोगों में जो डर है वो कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि हाल की ठोस जमीनी घटनाओं पर टिका है। उदाहरण के लिए, अभी हाल ही में हैदराबाद में एक भीड़ ने एक ट्रक पर सिर्फ इस शक में हमला कर दिया कि उसमें गायें ले जाई जा रही हैं, जबकि असल में उसमें सिर्फ प्लाईवुड भरा हुआ था। इसी तरह अहमदाबाद में जहीर शेख नाम के एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में बेहद दुखद मौत का मामला सामने आया, जिन पर बीफ ले जाने का आरोप था। तो यही वो हिंसक घटनाएं हैं जिन्होंने इस बहिष्कार की अपील को इतनी तेजी से भड़काया है। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, राजनीति, दोहरे मापदंड और हमारे कानूनों में मौजूद विरोधाभास। यहाँ जो कानूनी विरोधाभास है वो काफी चौंकाने वाला है। मुस्लिम नेताओं ने एक बहुत ही अहम बात की तरफ इशारा किया है। देखिए, एक तरफ तो समान नागरिक संहिता यानी एक देश एक कानून की पुरजोर वकालत की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जब जानवरों के वध की बात आती है तो राज्यों के कानून पूरी तरह से अलग अलग हैं। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में इस पर सख्त पाबंदी है, लेकिन अगर आप केरल, असम या गोवा चले जाएं तो वहां यह पूरी तरह से कानूनी है। यही सवाल उठाया जा रहा है कि एक ही देश में एक ही जानवर के लिए अलग अलग कानून आखिर क्यों हैं? और बात सिर्फ कानूनों की नहीं है, राजनीतिक भाषा की भी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे भूगोल और वोट बैंक बदलते ही राजनेताओं के शब्द भी बदल जाते हैं। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जिस जानवर को गौ माता कहकर एक पवित्र दर्जा दिया जाता है, उसी जानवर को जब उत्तर पूर्व के राज्यों में राजनीतिक मंचों से पुकारा जाता है तो उसे मिथुन या जर्सी गाय कह दिया जाता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे चुनावी सहूलियत के हिसाब से बयानों को बड़ी आसानी से बदल लिया जाता है। और अब हमारा पांचवां और शायद सबसे अहम बिंदु, मवेशी व्यापार की आर्थिक सच्चाई और ग्रामीण किसानों पर इसका सीधा असर। 1 लाख रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जो किसान मुख्य रूप से इन मवेशियों को पालते हैं, उनके लिए एक स्वस्थ और अच्छी नस्ल की दूध देने वाली गाय की शुरुआती बाजार कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। आप कह सकते हैं कि किसानों के लिए ये उनकी बहुत बड़ी आर्थिक पूंजी है।
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। मात्र 500 रुपए। ये भारी गिरावट सच में हैरान कर देने वाली है। होता यह है कि जब वही गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना बंद कर देती है, तो उसकी कीमत उन हजारों रुपयों से धड़ाम से गिरकर सिर्फ चंद 100 रुपयों तक आ जाती है। इसका कारण बड़ा सीधा है। गायों में बैलों या भैंसों जैसी शारीरिक ताकत तो होती नहीं है कि उनसे हल जोतने या भारी गाड़ियां खींचने का काम लिया जा सके। तो अब समझिए कि इस पूरे बहिष्कार का असली पेंच कहाँ फंसता है। जब इन बूढ़ी गायों को खरीदने वाला मार्केट में कोई बचेगा ही नहीं तो क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो जानवर जिसे बेचकर किसान पहले अपनी कुछ लागत निकाल लेते थे, अब वो उनके लिए जिंदगी भर का एक भारी आर्थिक बोझ बन जाएगा। उन्हें एक ऐसे जानवर को हमेशा खिलाना पिलाना पड़ेगा जो किसी काम का नहीं रहा। और जाहिर सी बात है, ये स्थिति सीधे तौर पर हमारे गरीब किसानों की आर्थिक कमर तोड़ने वाली साबित हो सकती है। और इस स्थिति को और भी पेचीदा क्या बनाता है, वो ये कि मुस्लिम नेता अब अपने समुदाय से कुर्बानी के लिए दूसरे हलाल जानवरों जैसे भैंस, बैल या बकरे की तरफ रुख करने का विकल्प दे रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब पूरा का पूरा समुदाय अपना पैसा इन दूसरे जानवरों की खरीदारी पर खर्च करेगा, तो गायों के बाजार का सारा आर्थिक निवेश रातों रात शिफ्ट होकर इन दूसरे बाजारों में चला जाएगा। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब मवेशी व्यापार के सबसे बड़े और प्राथमिक खरीदार इस बाजार से पूरी तरह अपने कदम पीछे खींच लेंगे, तो हमारे ग्रामीण और कृषि अर्थशास्त्र का भविष्य क्या होगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था इसके अप्रत्याशित झटकों के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।